चाहता हूँ और धन्य है मान्यवर साहब काशीराम, उन्होंने हमको वोट का अधिकार का महत्व बताया और एक नहीं 4-4-5 उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप लोगों को बनाने का काम किया और मैसेज देने का काम किया। मैं तो साहब काशीराम के परिनिर्वाण के बाद जब उनकी डेथ हुई, जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो मैं उनकी अस्थियों का और उनकी राख का रखवाली मुझे बनाया गया। पूरे देश के लोग मिलकर के मुझसे राख मांग रहे थे साहब काशीराम की कि थोड़ी सी अस्थि दे दे मुझे बेटे। मैंने उनसे पूछा कि साहब इन अस्थि का आप क्या करोगे? उन्होंने कहा कि हम शीशे में सजा करके रखेंगे, जब हमारे घर में कोई आएगा तो उनको बताएंगे कि ये साहब काशीराम की अस्थियां हैं। मैंने कहा अरे कोई इंसान इतना बड़ा भी काम कर देता है, कोई व्यक्ति इतना बड़ा भी काम कर देता है जिसकी राख के लिए लोग तरस जाते हो। मैंने उसी दिन कसम खाई कि साहब काशीराम ये जयप्रकाश आपको वचन देता है, आपका खून आपका बेटा आपको वचन देता है, आपके रास्ते पे चल के ना कभी शादी करूंगा, ना घर वापस जाऊंगा, ना धन संचय करूंगा। आपने अगर सीएम किया तो इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेदारी आपके बेटों की बनती है। सम्मान साहब, अरे याद रखना, मैं विरोधी लोगों से कहना चाहता हूं, अरे जब ये संविधान बना था ये उसके अगले दिन से ही खतरे में चला गया था और ये उस दिन से नहीं, अरे जब ये माँ की कोख में जन्म ले रहा था, जब संविधान सभा में ये संविधान बन रहा था, अरे ये तो जब ही खतरे में चला गया था। वहां से खतरे से निकालते निकालते 70 साल हो गए, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए इस संविधान का। हम समाज की तरफ से कहना चाहते हैं नहीं कर पाओगे, नहीं खत्म कर सकते। जब लोग अशिक्षित थे, इतने लोग अवेयर नहीं थे, अरे जब कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज इस मंच पे बैठने वाला मेरा एक शेर का बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर उनको बुला दिया जाए तो मनुवादों की चूल हो जाएगी। ये छोटे मोटे बच्चे नहीं है, ये लोग बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े विद्वान लोग हैं। आप उधर से काम कर रहे हैं, हमारे दीवाना जी गाजीपुरी जी, हमें तो एक बच्चे का नाम आया, कोई माही नाम है, यादव जी हैं, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे जिनमें पूरा देश उनके गानों के चला करके सम्मानित चाहते, वो एंजॉय करते हैं इस मूवमेंट को। तो ये अब पीछे जाने वाला नहीं है, हमने भी एक कमिटमेंट किया है, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम इस संविधान को क्या बदलोगे, उससे पहले हम हमारी सरकार ही बदल देंगे। याद रखना, 400 पार करते थे, 400 पार की बात करते थे, कितने हुए? 200 पार बड़ी मुश्किल से हो पाए। और दो नेताओं के, दोनों शूद्र समाज के नेता थे, दोनों ओबीसी समाज के नेता थे। इस देश की 56 इंची की छाती बताने वाला, तीसरी बार का सपना देखने वाला नरेंद्र मोदी आपके समाज के, ओबीसी समाज के दोनों नेताओं को कमरे में बंद करके दोनों के पैर पकड़ के कहता है कि तीसरी बार मुझे कैसे आपके देश का प्रधानमंत्री बनाना। ये वो जो कहते थे अब की बार 400 पार करो, हम देश का संविधान बदलेंगे, यही कहते थे। हम जरा देखो अपना चेहरा देखो, कह के दिखाओ, कह के दिखाओ। और अभी तो समाज में थोड़ी सी नजर पीछे को घुमाई है, अगर साहब काशीराम के रास्ते पर चल के अगर आगे को घुमाती तो तुम, अरे मुझसे लोग कहते थे जब हम काशीराम चाचा क्या लेके घूमते थे, लोग कहते थे कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। मैंने कहता था बेटा अपने बाप दादा चाचा ताऊ से पूछ के देख, अपने चाचा ताऊ से दादा पापा से पूछ के देख। तुम्हारे बुजुर्ग ये कहते थे कि अब इंदिरा गांधी को कोई नहीं हरा सकता, इस कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस भी हारी, इंदिरा गांधी भी हारी। अरे जब कांग्रेस और इंदिरा गांधी हार सकती है
देश में नरेंद्र मोदी भी हारेगा और ये भाजपा भी हारेगी। सम्मानित साहब काशीराम ने, बाबा साहब ने कहा था कि जब जब इस देश में संविधान जिंदा रहेगा तो समझ लेना अम्बेडकर भी जिंदा रहेगा। तो साथियों, संविधान भी जिंदा रहेगा, बाबा साहब की विचारधारा भी जिंदा रहेगी और साहब काशीराम के सपूत भी इस देश में जिंदा रहेंगे। हमारा एक कमिटमेंट है, हम भी पढ़ लिख के निकले हैं। याद रखना, इस देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले हमको चैन से नहीं बैठना है, ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। फिर हम दिखाएंगे इस देश में कैसे समतामूलक समाज की स्थापना की जाती है, हर एक व्यक्ति को अधिकार मिलेगा। जैसा हमारे दीवाना साहब ने बताया है, आप एक आर्टिकल लिखते हो पूरा देश तुम्हारे विरोध में चला जाता है, लेकिन बाबा साहब ने 65 देशों का संविधानों को अध्ययन करने के बाद और इस भारत देश की गैर बराबरी की व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद दुनिया का सबसे अच्छा संविधान लिख करके दिया, जिसमें बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब मिला कि इस दुनिया में इतनी बड़ी विषमता वाले देश में कोई इस दुनिया की धरती पर कोई इतना अच्छा संविधान नहीं लिख पाया। तो मेरे सम्मानित साथियों, बातें बहुत सी हैं, हमको फिर से कदम बढ़ाना है। मेरे कहने का मतलब ये है, हम किसी वजह से थोड़े से पीछे को हो गए थे। हमने सोचा इनसे हटाने के लिए छोटे दुश्मन को आप वोट दे दो, बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन को वोट दे दो। ऐसा प्रचलन हमारे बुद्धिजीवी लोगों के बीच में ये चला गया था, तो तब हम थोड़ा सा नीचे आ गए। लेकिन आज जब तुम्हारे आरक्षण से कोई चोट आई तो कोई ना तो कांग्रेस बोली, ना समाजवादी पार्टी बोली, अगर बोली तो आपके समाज की बहन हमारी मायावती जी बोली कि मैं इस आरक्षण के खिलाफ हूँ, इस वर्गीकरण के खिलाफ हूँ। तो मेरे सम्मानित साथियों, आप लोगों से निवेदन है, आगे फिर से मौका आपके बीच में आने वाला है। हमें किसी भी कीमत पे इस देश में इस मूवमेंट को बचाना है, इस पार्टी को बचाना है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। अभी और भी साथी हमारे लोग बोलेंगे, बड़े बड़े एटम बम हमारे इस मंच पे पहुंचे हुए हैं और इसमें जो है हमारे बड़े बड़े एटम बम यहाँ पर हमारे बहुत से साथी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सम्मानित साथियों, आप मुझे पर्ची भी आ गई है कि थोड़ा सा और शहरों का भी हमें ध्यान रखना है। तो मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए, मंच का सम्मान करते हुए और जिन साथियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, बड़े ही देश में विदेश में बहुत ही चर्चित चेहरा विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, देखिए सम्मानित साथियों, मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, बहन नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, घरवाली नहीं है, बच्चे नहीं है, मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ। लेकिन मैं आपको सम्मान के साथ में मैं आपके बीच में मैं इनको धन्यवाद करता हूँ कि आप बिल्कुल युवा अवस्था से इस मूवमेंट में लगे। इसी बीच में आपने शादी विवाह भी किया, मिशनरी लड़की से आपने शादी विवाह किया, आपके साथ एक दो बच्चे भी हो गए हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने अपने परिवार के बारे में न सोच करके इस मूवमेंट के बारे में सोचा।